2021 कई मायनों में 21 माना जाने वाला है। हर एक व्यक्ति की सोच यदि पॉजिटिव होगी तो 21 नजर आएगा, अन्यथा हर एक व्यक्ति कभी गिलास का आधा खालीपन देख पाएगा तो कभी आधे भरे को अपने क्षेत्र के विकास में शामिल कर पाएगा। विडंबना रही कोटपुतली उपखंड की, यह विडंबना रही कि हमेशा सत्ता पक्ष के विपरीत जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाना इसके विकास में सबसे ज्यादा बाधक बना रहा। इस बात को बार बार समीक्षा के दौर में समझा गया। शिक्षाविदों की राय में, समाज सेविकों की राय में और क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यावसायिक बंधुओं के द्वारा यह महसूस किया गया कि हमें सत्ता पक्ष के साथ मिलकर ही क्षेत्र का विकास किया जाना सुनिश्चित करना होगा। इसी क्रम में यह पहला मौका है कि जबकि हाल ही में नगर पालिका चुनाव जो संचालित हुए, सत्ता पक्ष का नगर पालिका बोर्ड यहाँ बनाया गया, तो सत्ता पक्ष का ही यहाँ पर विधायक है और सत्ता पक्ष के विधायक को ही राजस्थान सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया है। निसंदेह कोटपुतली की अब ऐसी कोई भी मांग शेष नहीं रह जानी चाहिए जो कि वर्षों से लोगों को गुमराह करती रही है। फिर चाहे वो सीवरेज लाइन की मांग हो तो कोटपुतली को जिला बनाए जाने की मांग भी इस बार पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही पालिका चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद में जिस तरह से पालिका चुनाव के बाद पार्षदों के खरीद फरोख्त की बोलियां लगाए जाने का सोशल मीडिया पर दौर जारी होता है और परिणाम स्वरूप कांग्रेस का पालिका बोर्ड बन जाता है। पालिका बोर्ड के बन जाने के बाद से ही स्थानीय विधायक राजेंद्र सिंह यादव, जो कि एक साल से बराबर पालिका बोर्ड को मैनेज किए जाने के लिए स्वयं मॉनिटरिंग करते देखे जा सकते थे, उन्होंने पालिका बोर्ड के गठन के साथ ही इस जश्न समारोह में शामिल होना उचित समझा और आयोजित की गई पहली साधारण सभा। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नगर पालिका बोर्ड की पहली साधारण सभा जिसके अंतर्गत बजट पास किया जाना था, वित्त बजट के बात हो, मीडिया मौजूद ना हो, बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी। कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक और नगर पालिका के वित्त बजट के अंतर्गत पालिका अध्यक्ष पुष्पा सैनी की अध्यक्षता में उस बजट को पारित किया जाना था। अधिशासी अधिकारी के द्वारा बजट को पढ़कर सुनाया जाना था। तमाम 40 पार्षदों के द्वारा उसे करतल ध्वनि के साथ सहमति प्रदान की जानी थी। वहां उस आम सभा की मेन कुर्सी के ऊपर यदि कोई विराजमान था तो वो स्थानीय विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव थे। तो उनकी एक साइड पर बैठी हुई थी पालिका अध्यक्ष पुष्पा सैनी, तो दूसरी ओर अधिशासी अधिकारी मौजूद थी। इन सारे वाकया के दौरान इससे पहले कि बजट की कार्रवाई शुरू होती, विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के द्वारा उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बंद कमरे में 106 करोड़ का बजट पारित कर दिया। दूसरे दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों से यह पता चला कि उस बजट के अंतर्गत लगभग 35 करोड़ की राशि सीवरेज लाइन के लिए सुरक्षित की गई, जिसकी वसूली स्थानीय नगर पालिका के पुराने भवन, नगर पालिका के 2 पुराने बंद पड़े चुंगी नाके और वर्तमान नगर पालिका के नीचे बनी हुई दुकानों को बेचकर उस राशि को सुनिश्चित किया जाना तय किया गया था। लोगों में भारी प्रतिक्रिया और आक्रोश था कि यदि अपनी ही प्रॉपर्टी को बेचकर सीवरेज लाइन लाना होता तो बहुत पहले यह कार्य पूर्व प्रतिनिधि, विधायक और संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना भी ये कार्य कर सकते थे, जो कि सत्ता पक्ष में पहले से मौजूद रह चुके। लेकिन ये सारी बातें एक तरफे बोर्ड के अंतर्गत स्वीकार की गई और पार्षदों के अंतर्गत बहुमत जहां इस बार महिला पार्षदों का अधिक है, उसका फायदा उठाते हुए नगर पालिका ने उस बजट को पास कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि दूसरी आम सभा शीघ्र आयोजित की गई। उस आम सभा के अंतर्गत चूंकि पूर्व में मीडिया से दुनिया बनाई गई थी, कुछ ऐसा ही इतिहास दोहराया जाने वाला था, तो यहाँ के जागरूक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली स्थानीय नगर पालिका की दूसरी साधारण सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। नहीं बनना चाहता था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन तमाम गलत चीजों का साक्षी जिसे आज नहीं तो कल क्षेत्रीय आवाम उनसे मुखातिब होते हुए पूछ सकती है कि आखिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मौजूदगी में वो तमाम निर्णय क्यों लिए गए जो कि आज भी जनहित में नहीं है, तो आने वाले समय में भी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के लिए उचित नहीं ठहराए जा सकते। बहुत सारी बातें हुई जिसका सिलसिलेवार यदि चर्चा की जाएगी तो संभवतः बहुत वक्त गुजर जाएगा। आज हम बात करेंगे नगर पालिका की दूसरी आम सभा में मौजूद स्थानीय विधायक, राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और 40 पार्षदों की मौजूदगी में जिस तरीके से
वर्ष 1962 में स्थापित राजकीय लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो इस क्षेत्र का एकमात्र इतना बड़ा विद्यालय माना जाता है, जयपुर जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा महाविद्यालय माना जाता है। इस महाविद्यालय से निकले हुए विद्यार्थी आज दुनिया भर में तोराबाटी क्षेत्र के इस महाविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी का छात्रावास संख्या 1, जिस पर नजर है इस समय नगर पालिका मंडल की। नगर पालिका मंडल के दूसरी आम सभा में यह कर्तव्यध्वनि के साथ निर्णय लिया गया कि छात्रावास संख्या 1 को सार्वजनिक पार्किंग स्थल घोषित किया जाए। न केवल पार्किंग स्थल घोषित किया जाए, बल्कि रोड साइड निकलने वाली तमाम दुकानों को नगर पालिका उस पार्किंग स्थल और नगर पालिका की व्यवस्थाओं को संचालित किए जाने के क्रम में आय के स्रोत में डेवलप करे और इसे पार्किंग स्थल डिक्लेयर कर दिया जाए। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था, पैरेलल मीटिंग करके उन्होंने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को उजागर किए जाने का संकल्प लिया था। इसी दौर का फायदा उठाते हुए स्थानीय नगर पालिका मंडल के द्वारा फायदा उठाते हुए तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की जैसे ही सुर्खियां सुबह विद्यार्थियों ने पढ़ी तो उनके अंतर्गत आक्रोश देखा जा सकता था। इंदौरिया टाइम्स की टीम ने जब छात्रावास संख्या 1 में जाकर विजिट की तो आपको आश्चर्य होगा, वहां मौजूद विद्यार्थियों की जो बातें सुनी, निश्चित रूप से दिल पसीज गया। उन तमाम विद्यार्थियों ने एलबीएस कॉलेज के उन तमाम एलुमनाई से अपील की है कि इस विद्यालय ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। इस महाविद्यालय की वजह से वो आज शीर्ष पदों पर मौजूद है। आज ये विद्यालय आपको अपील करता है कि इस महाविद्यालय की संपत्ति को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जाए। निसंदेह यदि विद्यार्थी यहाँ का सक्षम होगा, यहाँ का जागरूक नागरिक भी सक्षम होगा और इस तरह से नगर पालिका की ये जो एक दुस्साहसपूर्ण प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत एलबीएस कॉलेज का छात्रावास संख्या 1 जिसे सार्वजनिक पार्किंग स्थल बनाए जाने का एक तरफा निर्णय बिना पब्लिक की सोच और बिना पब्लिक की सहमति के लिया गया है, इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे को रहते हुए 5 साल हो गई। मैंने यहाँ से बीएससी कर ली और एमएससी मैथमेटिक्स से अब मैं कर रहा हूँ। मैंने प्रिंसिपल साहब को भी बहुत बार अवगत कराया कि यहाँ पे जो रहने की जो स्थिति है ना, उसके हालात ठीक नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल सर कितने भी आए यहाँ पे, एक आया फिर 2 आया, वो यहाँ पे कोई एक्टिव काम नहीं करता। वार्नर सर आते हैं, देख के चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम प्रिंसिपल साहब को अवगत कराएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं देता। बाथरूम की हालत यहाँ पे खराब है और रूम में यदि आप एंटर करके देखो ना तो उनकी हालत इतनी बदतर है कि आप खुद महसूस करोगे कि यहाँ पे आप रहते हो। मतलब स्टूडेंट रहता है जो मतलब देश का भविष्य है ना, वो यहाँ पे पल रहा है। मतलब ना तो रंग पुताई है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट, मेरे जितने भी सीनियर हैं और स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, उन सभी को मैं आग्रह करूंगा कि हॉस्टल को बचाया जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये हॉस्टल अब नहीं बचेगी। जिस हिसाब से विधायक सर ने ये कमेंट किया है कि लेआउट बनाएंगे यहाँ पर, उन्होंने 1 साल पहले आके यहाँ पे मतलब पूरा जायजा लेके गए थे कि यहाँ पे मैं आपकी जो पूरी हॉस्टल है इसको मैं कॉलेज के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। हाँ, खुद आए थे यहाँ पे हाँ। लेकिन जब प्रिंसिपल सर ने हमारी सुविधाओं को नहीं माना तो हमारे पास उपाय बचा कि हम विधायक पास जाएं। तो उन्होंने 1 साल पहले यहाँ आके जायजा लिया और उन्होंने पुताई उताई के लिए बोला, लेकिन उन्होंने फिर बाद में क्या बोला कि मैं यहाँ पे ना पार्किंग की व्यवस्था कर दूंगा। हाँ, फिर बाद में उनको तो पता भी नहीं था, बाद में पता चला कि ये हॉस्टल है, तब उन्होंने ये कदम उठाया कि मैं यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कर दूंगा और इस हॉस्टल को है ना मैं आपको वहाँ पे एलबीएस के अंदर मतलब उसको शिफ्ट कर दूंगा, आपके रूम वहाँ पे बना दूंगा मैं। आप एक सीनियर स्टूडेंट है और आप जानते हैं कि कॉलेज और विद्यार्थी इन सब की अपनी एक प्राइवेसी होती है। कॉलेज कैंपस में यदि हॉस्टल होगा तो क्या आपकी प्राइवेसी बचेगी और क्या शिक्षा का माहौल रहेगा? नहीं, प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि हॉस्टल और कॉलेज का संबंध जो होता है ना वो मतलब खास फिर उसके अंदर वहाँ राजनीति बनेगी और कुछ नहीं बनेगी। जैसे नेता हुए, प्रेसिडेंट हुए, वो हॉस्टल के अंदर आएंगे तो वो क्या है कि फिर पढ़ाई का माहौल नहीं बन पाएगा। जो यहाँ पे जजमेंट है ना पढ़ाई का, मतलब एक रेगुलेटिव बनी रहती है, वो नहीं बन पाएगी। हॉस्टल और कॉलेज अगर एक जगह हो जाएंगे ना तो स्टूडेंटों का मतलब पढ़ने का माहौल नहीं बनेगा, एक तरह से राजनीति होगी। एलबीएस कॉलेज के जितने भी छात्रावास नंबर 1 के स्टूडेंट यहाँ पे रह चुके हैं, उन सभी से आग्रह करता हूँ कि इस क्षेत्र में वो आगे आएँ और यहाँ पे आके इस सारी स्थिति का जायजा ले और बाद में कुछ कदम उठाएं और हमारे साथ मिलकर साथ दें। 20 तारीख के आसपास की बात है। उस दिन मैं बाहर जाके न्यूज़पेपर पढ़ के आया, तो उस दिन मेरे को सबसे पहले मतलब वही कटिंग हाथ लगी मेरे को पढ़ने के अंदर। तो उसके बाद मेरे को मन में मतलब बल्कि आज सी फील हुई कि यार ये छात्रावास के साथ हो क्या रहा है। मतलब इतने दिनों से हॉस्टल यहाँ में हॉस्टल चल रहा है कॉलेज का, तो अगर फिर आखिर हम यहाँ पर नगर पालिका का जो गाड़ी खड़े करने स्टैंड है वो बन जाएगा तो अपन आखिर रहेंगे कहाँ पर।
सर ये समथिंग पिछले 70 साल से अधिक हो गए इसको चलते हुए यहाँ पर, और अभी लगातार कंटिन्यू चल ही रहा है। सर एक तो ऑलरेडी जा चुका है, मतलब उसको अपन किसी भी तरीके से मतलब कुछ चल ही नहीं रहा, मतलब चला गया वो तो, और ये दूसरा चलेगा फिर अपन क्या करेंगे सर। कॉलेज प्रशासन की इसमें भूमिका होनी चाहिए। कॉलेज प्रशासन इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब खुद एक्टिव नहीं इस चीज़ को लेकर कि कॉलेज मतलब हॉस्टल भी चलना चाहिए। पेपर में कटिंग आई थी उस दिन से कॉलेज प्रशासन को एक्टिव हो जाना चाहिए। छात्र नेता है वो अभी तक उनको पता भी नहीं, मतलब पता उनको है भी नहीं है, लेकिन उनको इतना तो पता चल गया कि भैया प्रशासन के पास, नगर पालिका प्रशासन के पास जा रहा है ये। उनको विरोध करना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। विद्यार्थी हित की लड़ाई के लिए जब मतलब कि उनके सामने चुनाव के टाइम में जब मतलब वो वादे करते हैं उनके ऊपर खड़े उतरना चाहिए उनको। मैं एनसीसी कैडेट जगदीश बोकलिया एलबीएस कॉलेज का छात्र हूं और पिछले 2 साल से मैं इसी छात्रावास में रह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में हमने मंत्री जी के पास जाकर इसके सुधार के लिए याचना की थी, लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है। उस याचना को, उस प्रस्ताव को खारिज करके आज इस हॉस्टल को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। हमने गुजारिश की थी कि हमारी सहायता की जाए, इस हॉस्टल को और भी सुधार किया जाए, लेकिन सुधार करने के बजाय इसको हमसे छीना जा रहा है। आपको भी पता है, हम सब ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो इतने ज़्यादा खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये हॉस्टल प्रोवाइड करवाई है किसी संस्था ने। तो इसमें सुधार करने के बजाय वो हमसे छीन रहे हैं। कितनी बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हम सब स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं सभी जो भी यहाँ से पूर्व छात्र हॉस्टल रह चुके हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए, और जो ये एक बहुत ही गंदा कदम बोलूँगा जिसको मैं, वो उठाया जा रहा है हमारे सारे छात्रों के प्रति, तो उसको खारिज करना हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। ये बताया कि हम इसमें कमरे सुधरवाएंगे और ये इसकी रंगाई पुताई करवाएंगे, तो हमें उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द ये काम किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने अखबार में पढ़ा और चौंक गए हम कि जो रंगाई पुताई और जो हॉस्टल को सुधार की बात हुई तो वो कहाँ गई। आज हॉस्टल हमसे छीना जा रहा है, और मान लिया हॉस्टल छीन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी जिक्र नहीं किया कि हॉस्टल के छात्रों के लिए कोई नया हॉस्टल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हॉस्टल की जो ज़मीन है वो हॉस्टल और जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए होनी चाहिए। हाँ, अगर उनको करना है तो इसमें वो और भी सुविधा करवाए, ताकि यह एक देश के भविष्य हैं जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी छात्र हैं उनको बहुत बड़ी सहयोग हो पढ़ाई में। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा रेंट है जो हम कमरे लेते हैं उन पर, और हम जो सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारे पिताजी हैं वो मजदूर हैं या किसान हैं, तो इतना ज़्यादा वो नहीं खर्चा उठा पाते, इसलिए हमें गवर्नमेंट हॉस्टल में दाखिला लेना पड़ता है। और अगर मैं ये सवाल करता हूं उनसे, जो आप इस हॉस्टल को छीनने की बात कर रहे हैं, कि हम कहाँ जाएंगे क्या? क्योंकि अगर उनको विकास ही करना है तो आज तक क्यों नहीं किया, और करना ही है तो कुछ ऐसी जगह करो ना कि जहाँ पर किसी को प्रॉब्लम ना हो। जितने भी पुराने जो हमारे सीनियर रह के यहाँ पे गए हैं, जो डॉक्टर आज इंजीनियरिंग है, पुलिस है, मतलब टीचर, जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे ऑफिसर यहाँ से बन के गए हैं, उनसे सभी से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे वो आगे आएँ और इस हॉस्टल को बचाएं, और मतलब कि जितनी भी उनसे हो सके जितनी उनकी अच्छी भूमिका है वो निभाएं। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, और मैं मेरे जो भी बड़े भाई यहाँ पे रह के गए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो इस हॉस्टल पे जो भी संकट आया है, मतलब कि सरकार के द्वारा इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है, और इसको बचाने के लिए इंदौरिया टाइम्स की टीम ने जब लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क किया तो प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपसे मिलवाते हैं। एलबीएस कॉलेज की प्राचार्य आखिर क्या कुछ कहती हैं कि यह प्रॉपर्टी नगर पालिका की है या ये प्रॉपर्टी पहले से ही वर्षों से स्थापना के समय से ही एलबीएस कॉलेज की रही है। नहीं, अभी तक कोई सहमति नहीं ली गई, ना कोई डील हुई है, और ये पत्रों से ही पता चल रहा है, समाचार पत्रों से ही मुझे पता चल रहा है। तो इसका हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि ये कॉलेज की प्रॉपर्टी रही है शुरुआत से। तो कोई लेटर भी हमें इस बाबत नहीं मिला है, और आगे अगर मान लीजिए कुछ मिलता है तो हम तो इसका विरोध करेंगे।
और यदि कुछ और भी अगर हमारे पर दबाव आए तो हम फिर उसको डायरेक्टरेट के भेज देंगे। फिर डायरेक्टरेट जो है वो जैसा निर्णय लेगा उसके ऊपर है। हॉस्टल अभी चालू है और उसमें बच्चे हैं बिल्कुल। हाँ, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें फिर डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये तो बहुत डिसिप्लिन के लिए तो बहुत ही खतरा है, ऐसे नहीं हो सकता। दिक्कत आएगी आगे। बिल्कुल, जो भी इस तरीके के समाचार आ रहे हैं वो अभी उसमें कोई भी रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं आया है, ना तो कोई लेटर आया है कि ऐसा होगा। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। तो जब आएगा तो हम उसकी उचित कार्रवाई करेंगे। सुनिए, LBS की शुरुआत से ही रही है, तो LBS